खुशामदीद। खैर रमज़ान का एक और सिलसिला है। इमरान हसन और अब्दुल हसन आपके साथ हैं और आपको मालूम है कि जिस तरह का माहौल चल रहा है इसमें हमारी कोशिश ये है कि न सिर्फ रमज़ान के फ़ज़ाइल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहें बल्कि इसके साथ साथ जो दुनियावी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमूमी तौर पे हमारी तवज्जो का मरकज़ नहीं है उस पर हम बात करें। औलाद अपने वालिदैन की अताअत व फर्माबरदारी किस हद तक कर रही है, किस हद तक उसको करना चाहिए, एक ये हिस्सा है। और दूसरी जानिब जो वालिदैन के ज़िम्मे भी औलाद के कुछ हुकूक़ हैं, इस पे हमने बात करनी है कि वालिदैन के ज़िम्मे औलाद के क्या हकूक़ है, क्योंकि उमूमी तौर पे हम देखते हैं कि वालिदैन बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और फिर जब औलाद बड़ी होती है तो वो मसाइल का शिकार हो जाते हैं और फिर वालिदैन और औलाद के दरमियान मसाइल शुरू हो जाते हैं। और मैं चाहता हूँ क्विकली हम ज़रा आमना से भी बात कर लें। आमना हमारे साथ किचन में मौजूद है। आमना कुछ ज़बरदस्त बना रही हैं, आमना से भी हम बात कर लेंगे। आमना हमें क्या बना के बता रही हैं आज? जी नूडल्स पकौड़ा की बस ये मिक्सिंग है। ठीक है, नूडल्स पकौड़ा बना रही हैं आज हमारे मेन्यू में। नूडल्स पकौड़ा है हमारे पास और साथ हम बनाएंगे पाइनएप्पल शेक बनाएंगे। ओके लवली। हम आपकी तरफ भी आते हैं आमना, दोबारा टॉपिक की जानिब आते हैं। उसके लिए एनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एनुल हक बगदादी साहब कि आपने ज्वाइन किया। आज का टॉपिक हम ज़रूर चाहेंगे हम दोनों एस्पेक्ट से इसको डिस्कस करें। जो वालिदैन के हकूक़ हैं, औलाद के फ़राइज़ हैं, दोनों के दरमियान में बैलेंस होना कितना ज़रूरी है। और आजकल जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि वालिदैन औलाद से नाराज़ है, औलाद वालिदैन से नाराज़ है, इनकी वजूहात क्या है? जी बैलेंस तो कायनात की कोई भी चीज़ है ना वो बग़ैर बैलेंस के कायम नहीं रह सकती। और दीन इस्लाम में मैं कहता होता हूँ कि अगर तमाम मवासफ़ात जो खसूसियात हैं दीन की उन सब को अगर किसी एक में बयान करने लगें तो वो एक ही सिफत है और वो एतदाल और तवाज़ुन है। तो बैलेंस्ड लाइफ जो आपकी है ना यही दीन सिखाता है। तो इसीलिए ये जो आपने आज का टॉपिक भी रखा तो इसमें जैसे ऑफ द लाइन जब बात भी हो रही थी कि क्या हुकूक़ हैं वालिदैन के और क्या हैं बच्चों के। अब वालिदैन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के बाद यानी ख़ुद अल्लाह फरमाता है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसान, कि अल्लाह की इबादत के बाद अगर किसी के साथ एहसान का रब कहता है तो वो वालिदैन है। वाह वाह वाह। और फिर रब फरमाता है कि ये वालिदैन इनमें से ये दोनों या इनमें से कोई एक अगर बढ़ापे में पहुंच जाए तो आप इनके साथ नेकी का बर्ताव करें। और उनको जो जुमला होता है ना, क्योंकि वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चों की तरह वापस हो जाते हैं, उनकी तबीयत बच्चों की तरह बन जाती है। फिर वो बात बार बार पूछेंगे, उनको समझ नहीं आएगी, फिर पूछेंगे, कोई चीज़ मांगेंगे तो बच्चे जो उनके होते हैं वो तंग पड़ के तो आगे से कोई जुमला कह देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया कि उनको उफ तक का कलमा भी नहीं कहना। इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर उफ से कम का कोई कलमा भी होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी हराम करार देते। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर बगदादी साहब ये भी होता है कि औलाद जो बात कर रही होती है, बच्चे जो बात कर रहे होते हैं वो ठीक होती है, वो उनके मुताबिक भी ठीक होती है और वो दरअसल भी ठीक होती है, लेकिन वालिदैन उस जैसे एक जनरेशन गैप हम कहते हैं ना कि जो बात बच्चे समझते हैं वालिदैन नहीं समझते। अक्सर हम ये बात करते हैं जैसे बच्ची मेडिकल पढ़ना चाहती है, अब्बू या अम्मी चाहती है कि वो लॉयर बन जाए तो वो समझा नहीं पा रहे होते। इस केस के अंदर भी क्या वही फॉलो करना है जो वालिदैन कह रहे हैं या उनको कन्विंस करना है? इस केस में क्या होगा? अच्छा ना, उसूल अल्लाह ताला ने दे दिया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह के केसेस हुए। अच्छा, कि कई माँ बाप जो अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था वो अपने बच्चों को शिर्क के ऊपर मजबूर करते थे, क्योंकि जो औलाद थी वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी जी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वालिदैन की वो बातें हैं जो आपको दीन की नाफरमानी के ऊपर और यानी शिर्क के ऊपर ले आती हैं तो उसके ऊपर आपने अमल नहीं करना, लेकिन इसके साथ साथ वालिदैन की फर्माबरदारी को हाथ से नहीं छोड़ना, उनकी खिदमत को नहीं छोड़ना, उनकी इज़्ज़त एहतराम को और अदब को हाथ से नहीं छोड़ना। तो ये जो चीज़ें हैं गोया कि ये अगर हम यहाँ से डिराइव्ड करें तो ये मसला भी यहाँ से निकल जाता है कि वो बातें कि जो बाज़-औक़ात माँ बाप अपने कम इल्मी की बुनियाद पर या सोसाइटी के अंदर उनकी उतनी ग्रिप नहीं होती या आज के ज़माने के जो टूल्स हैं उनको वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो बच्चे उसमें उनसे आगे निकल चुके होते हैं। तो उसके लिए मेरा ये ख्याल है कि उस सूरत में ना बच्चों को वालिदैन के साथ डिबेट पे जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, डिबेट पे नहीं जाना चाहिए और किसी ऐसा अंदाज में ऐसा उसूलूब में उनको कन्विंस करके तो निकल जाए उसमें से। अच्छा, ताकि डिबेट की पोजीशन ना आए। हाँ, डिबेट की बात अलग है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जनरेशन गैप का इमरान ने भी जिक्र किया, अब वो शायद इतना ज़्यादा हो गया है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान कि अगर छोटी सी बात के लिए भी किसी को आप वालिदैन को कन्विंस करना भी चाहते हैं, उनके अंदर शायद एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है। और फिर औलाद ने चूंकि उसी माशरे में जाना है, वहीं लोगों से इंटरैक्ट करना है, एग्जैक्टली, तो उनके लिए भी डिफिकल्ट होता है और पेरेंट्स के लिए इटसेल्फ तो है ही है। इसमें ना दो चीज़ें मैं बयान कर दूंगा। मैं क्योंकि अरब दुनिया में बहुत रह के आया हूँ,
ये जो जनरेशन गैप है ये उस वक्त आता है कि जब वालिदैन और बच्चों के दरमियान में आपस का मेल मिलाप कम हो जाए। आज अगर खुद हम कम्युनिकेशन गैप है, हम अगर अपनी सोसाइटी को देखें ना तो हम अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बैठते नहीं हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशंस नहीं करते। इराक़ में मैं रहा तो वहाँ पर रात का एक महसूस होता था कि असर के बाद मुख्तलिफ बड़े बड़े वो मकाह खाने बने होते थे। वहाँ पर बुज़ुर्ग असातिज़ा और बड़ी उम्र के लोग और स्टूडेंट्स ये आ जाते थे और मुश्तरका तौर पर इकट्ठे बैठते थे। अच्छा। शुआरा की टोली अलग बैठ जाती थी, उदाबा अदीब जो होते हैं ऑथर्स उनकी टोली अलग बैठ जाती थी, कोई मुफस्सिर कुरान है, कोई दूसरे टॉपिक का, वो अलग बैठ जाते थे। और ये सारे बैठकर बड़े लोग अपनी पुरानी सकाफत को ट्रांसफर करते थे इन बच्चों में, और ये उनके कल्चर का हिस्सा है। इसलिए वहां पर आज भी आप जाएंगे तो बड़े से बड़ा कोई अच्छे से अच्छा बंदा भी मॉडर्न होगा, लेकिन उनका जो खाना आएगा ना वो खाना से उनके बच्चे आपको डिलीवर करेंगे। बड़ी बड़ी थालियों के अंदर छोटे छोटे खाने को रख के वो खुद उठा के अपने उनके जो बेटे होते हैं वो डिलीवर करेंगे आगे। वो मेहमान की खिदमत करने को अपना फ़ख्र समझते हैं। हमने अपने बच्चों को जब मेहमान आता है घर में भगाते हैं, बेटा उठो यहाँ से, भागो, यहाँ क्यों आयो, ऐसे तिरछी आंखें करके गुस्से से उसको देखेंगे ताकि बच्चा भाग जाए। हालांकि अपने बच्चों को हमें मेहमानों के पास भी बिठाना चाहिए, बच्चों को ये नॉर्म्स आए, बच्चों को ये पता चले कि हम मेहमानों की कदर करते हैं। अच्छा वज़ीर, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा एक जैसे कहते हैं ना कि एक हीटिंग पॉइंट है, ये इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो रिश्ते और शादियाँ हैं इसमें बहुत इख्तलाफ आता है बच्चों के दरमियान, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाक़यात भी आते हैं कि बच्चे खुदकुशियों तक नौबत पहुँच जाती है, बच्चों को निकाल दिया जाता है घरों से क्योंकि वालिदैन को लग रहा है कि जो फैसला वो समझ रहे हैं वो ठीक है, और बच्चों को लग रहा है कि नहीं ये फैसला हमें करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी हमने गुजारनी है। इस्लाम क्या कहता है सर? अच्छा ना, इस पर पहली बात तो ये कि इस्लाम का जो भी तरीक़ाकार है ना, इस्लाम ने हमेशा ये इजाज़त दी है वो बच्चे लड़के हों या लड़कियाँ, वो उनकी रजामंदी उसमें, लड़के तो खुद वैसे भी खुद कफ़ील और ख़ुद मुख्तार हैं, हत्ता कि बच्चियों के हवाले से भी ये इजाज़त है कि आप उनकी राय मालूम करें। उनकी राय मालूम किए बगैर वालिदैन को इजाज़त नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी उनके ऊपर थोपें, इस्लाम में ये नहीं है। और ऐसे वाक़यात आप अलैहिस्सलाम के ज़माना अक़दस में भी हुए और आपने बाकायदा वहाँ पर इस बात की इजाज़त दी कि बच्ची से उसका मशवरा लड़की से पूछा जाए और उसकी मर्ज़ी और मंशा को मद्देनज़र रखा जाए। अब जो आपने बात की, इशू वही आ जाएगा फिर एतदाल और तवाज़ुन का, बैलेंस्ड लाइफ। अब एक बच्चा जो आज जज्बात के तहत, क्योंकि कहते हैं ना ज़िंदगियों के फ़ैसले जज्बात की धूप में नहीं अक्ल की छाँव में बैठकर किए जाते हैं। बच्चे जो ना वो जज्बात की धूप में बैठकर करते हैं ये फैसला। इसलिए कहा गया कि जब वालिदैन क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके ज़िंदगी के बहुत सारे तजर्बात हैं, तो उनके तजर्बात से भी फ़ायदा उठाया जाए और अपनी जो आपकी पसंद जहाँ पर आ रही है उसको भी बीच में लाएं ताकि ये दोनों बैलेंस। लेकिन एक 20-22 साल का लड़का या लड़की इतने अक्लमंद तो नहीं है कि उनके जहन में ये है कि हमने ये एतदाल रखना है। वो तो जो वक्त की ठोकर लगेगी खुदा न खास्ता शायद तब समझें, तो फिर इसमें वालिदैन का रोल ज्यादा नहीं आ जाता कि उस सिचुएशन को काम डाउन करें, ना कि इस नहज पे ले जाएं कि बच्चे घर छोड़ जाएं, खुदकुशी कर लें। इस तरफ मैं अर्ज करता हूँ कि ये नौबत जाती तब है कि जब आपका बच्चों के ऊपर पहले से एतमाद आपने बहाल ही नहीं किया हुआ। जब आपके दरमियान पहले से गैप है, बच्चे अपने कमरे में सोए होते हैं या लेटे होते हैं या मोबाइल और कंप्यूटर्स के ऊपर चैट कर रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं और फिल्में देख रहे हैं और आप अपने कमरे में ये सब कुछ कर रहे हैं, जब तक आप दोनों इस तरह ये जॉइंट लाइफ नहीं गुजारेंगे, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि वालिदैन के लिए सबसे कीमती अगर कोई तोहफा है जो वो बच्चे को देगा तो वो हुस्न अखलाक है, अदब सिखाना। तो अदब क्या है सर? अदब, क्योंकि हम अरबी जुबान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये कोर वैल्यूज़ हैं जिनको हम आज की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कोर वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ किसने जनरेट करनी है? ये माँ बाप। और ये प्रोसेस है जो आपने शुरू से लेकर साथ अगर चलेंगे तो बच्चा आपके साथ हर चीज शुरू से शेयर करेगा, बिल्कुल ठीक, वो आपसे कभी छुपाएगा नहीं। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हम बैठते हैं जी, मेरी फैमिली है, हम कम से कम और कुछ हो ना हो लंच के ऊपर लाजमी बैठते हैं, 1 घंटे के अंदर बच्चों से हर चीज हमें खुल के सामने आ जाती है, आज स्कूल में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। तो जब आप इस लेवल पे बच्चों को ले आएंगे कि वो आपके साथ हर चीज को शेयर करें, वो अपनी जो जिसको पसंद किया हुआ उसको कभी आपसे छुपा के नहीं रखेंगे और वो आपकी बात को भी फॉलो करेंगे। जो वालिदैन मुझे मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि हर दफा इनका मशवरा अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर भी उनका मशवरा अच्छा होगा। अच्छा, एक और चीज भाई साहब, जो लड़कों और लड़कियों के दरमियान अक्सर हम देखते हैं पेरेंट्स का झुकाव और या उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करना। अगर बेटा कह रहा है तो उसकी बात में ऑथेंटिसिटी ज्यादा है, अगर बच्ची कह रही है तो उसको तुम्हें नहीं पता। ये मामला हमने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे देखे हैं। अब वालिदैन ऑब्वियसली औलाद के तो बेशक बहुत सारे हकूक हैं और आपने जिस तरह से अपनी गुफ्तगू के आगाज में भी कहा, इस सिचुएशन में
वालिदैन के लिए क्या एक क्राइटेरिया है कि उनको किस तरह से बैलेंस करना है लड़का और लड़की के बीच? ने ना वाज़े अल्फाज के अंदर फरमा दिया है कि मसावात कायम करें औलाद के दरमियान। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, अरबी इबारात और इन चीज़ों को नहीं लाते, लेकिन कई फरामीन हैं जिनका निचोड़ ये है कि अपनी औलाद के दरमियान में मसावात कायम करें। आपने उनको गिफ्ट देना है तो मसावात कायम करें, आपने अपनी जायदाद तकसीम करनी है तो मसावात कायम करें, जो हक बनता है वो हक उनको दें। हज़रत नुमान बिन बशीर एक सहाबी थे, उन्होंने अपने एक बच्चे को एक गुलाम, नौकर, खादम, जिस आज के दौर में हम कह लें सर्वेंट, काम करने के लिए बंदा दे दिया। तो आप अलैहिस्सलाम के पास जब आए तो आगे ये अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैंने अपने एक बेटे को आज ये गुलाम दिया। आपने फरमाया कि क्या बाकी बच्चों को भी एक गुलाम दिया काम करने के लिए, कोई सर्वेंट दिया? तो फरमाने लगे नहीं। आपने फरमाया उनसे वापस ले लो, अगर बाकियों को नहीं दे सके तो एक को मत दो। कीप द बैलेंस। तो ये बैलेंस जो है ना, ये देखें, मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि दीन इस बैलेंस के बगैर कायम ही नहीं रह सकता। इसी तरह बेटों और बेटियों के दरमियान भी बैलेंस है, और बेटियों का ज़्यादा हक है, क्योंकि ये आपको बेनिफिट जाता है गोज़ टू यू, कि इसलिए कि बच्चियाँ, उन्होंने थोड़ा सा वक्त आपके पास गुजारना है घर में, फिर एक बड़ी ज़िंदगी उन्होंने जाके माँ बाप से हट के गुजारनी होती है। इसलिए बच्चियों को माँ बाप की ज़्यादा शफकत, मोहब्बत और रियायत की ज़रूरत होती है, उनके साथ ज़्यादा अच्छा सलूक किया जाए। ये अलग बात है कि बाज़ वालिदैन बच्चियों के साथ थोड़ा सा माहौल इसलिए भी रखते हैं कि ताकि उनको तैयार रखा जाए, आगे उनको जाके कौन सा माहौल मैसर आएगा। ऐसा ना हो कि घर में हमने बड़े नाज और नाम वाला माहौल प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जब उस जिसके साथ वो जाएगी तो वहां जाके पता चले वो उस तरह का माहौल नहीं मिला जिसके अंदर हमने उसको एडजस्ट कर दिया हुआ है, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है। इसलिए लेडीज को फ्लेक्सिबल रखें आप, कि वो जिस तरह के माहौल में जाए एडजस्ट हो जाए। जो डिसीजन मेकिंग है उसमें इत्तेदाल जरूरी है, बैलेंस और इत्तेदाल। खास तौर पे जो लोग बच्चों, बेटों और बेटियों में फर्क करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अक्सर होता है ना, बेटे को 10 रुपए मिलते हैं, बेटी को 5 रुपए मिलते हैं। स्कूल एजुकेशन में डिफरेंस आ जाता है, तो ये नहीं करना। अच्छे स्कूल में बेटा जा रहा है, नर्म स्कूल में बेटी जा रही है, इसका हाल तो फिर आप देख ही लेते हैं। कितने केसेस आते हैं ना, फिर कहते हैं काश बेटी भी मेहनत कर लेते हैं। और अक्सर माएँ तो अपने बेटों की नाकामी के बाद कहती हैं इससे बेहतर है अल्लाह मुझे बेटी दे दे, मेरी खिदमत तो करती। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि दोनों पे इक्वल टाइम इन्वेस्ट करें। टाइम इन्वेस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किचन में करते हैं, क्योंकि ये वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आमना क्या बना रही है? आमना के पकौड़े फ्राइंग पैन में चले गए। आमना जी बाहर भी आ गए हैं, बाहर भी आ गए हैं। जी, अब हम ड्रिंक बना लेंगे। ठीक है, ड्रिंक मैं बना रही हूँ, आपके सामने बनाऊंगी। ठीक है, ड्रिंक के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड है ये बताइएगा। ड्रिंक सिंपल है बिल्कुल। पाइनएप्पल चंक्स ले लिए मैंने, ये डाल देंगे। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। जो जो पाइनएप्पल शेक बना रही हैं आमना, उसमें आप देख लीजिएगा। शुगर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, कुछ चंक्स लिए, शुगर ऐड किया आपने। फ्रेश पाइनएप्पल भी ले सकते हैं, कैन भी ले सकते हैं। ओके, अब मैं मिल्क ऐड करूँगी इसमें, साथ आइस क्यूब्स एंड जस्ट ब्लेंड। ओके, आप इसको ब्लेंड कर लेंगी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ठीक है, आमना इसको ब्लेंड कर लेंगी। और आमना आपके पकौड़े बिल्कुल रेडी हो गए। पकौड़े बिल्कुल बस निकल रहे हैं, गरम गरम रेडी हैं। ये देखें, कुछ आ गए, कुछ और जरा कुछ लोगों ने, हमारे जिन व्यूवर्स ने अभी ज्वाइन किया अपना, जो कि हम आज खुद ही लेट हैं, आज जरा बताइए लोगों को, आपने इसका इनिशियल प्रोसीजर क्या था और कहाँ पे पहुंची? जी, इसके लिए बेसन ले लिया था मैंने। 1.5 कप बेसन ले लेंगे, उसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली, टर्मरिक पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, और उसके अलावा जो वेजीज मैंने इसमें डाली हैं, पोटैटोज़ हैं और अनियन लिए हैं। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसमें हम बॉइल्ड नूडल्स ऐड कर देंगे। बॉइल्ड नूडल्स ऐड किए हैं, उसको मिक्स कर लिया है, और उसके बाद हमने पकोड़े डीप फ्राई करे हैं। ये बस बन के निकल रहे हैं, कुछ हो जाएंगे, एंड देन मैं बाय द टाइम ड्रिंक। ये जब आप बता रही हैं तो ये आपके सामने नूडल्स पकोड़े जो हमारी रेसिपी है जी। इमरान का पहला सवाल था, ये कैसे नूडल पकोड़े हैं? आई हैव नेवर ट्राइड एक्चुअली। किया हुआ था इनको पहले। तो चलिए, आज आमना आपका खाना फिर पैक होगा। आज इमरान साहब मुझे लग रहा है सो इट्स ऑलमोस्ट रेडी, राइट? तैयार है जी, बिल्कुल रेडी है। रेसिपी कार्ड में चिकन भी मेंशन किया हुआ है, वो ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो। हमारा जरा ये है कि चिकन से भी अच्छा फ्लेवर आता है। फ्राइड चाइनीज पकौड़े भी हो जाएंगे, वो ये भी आ जाता है उसमें एक एलिमेंट। हमारा जरा आज ये था कि हम थोड़ा नॉनवेज पे आ जाए। हम लोग बहुत जो है बहुत चिकन और आलू और ये सारी चीजें वेज हो जाए, बहुत नॉनवेज। ठीक हो गया, थैंक यू। गैर जरूरी महसूस करता हूँ ना मैं इस कॉन्वर्सेशन में अपने आप को। नहीं, आपको हम प्रोडक्टिव बनाएंगे खाने की, जब खाने की बारी आएगी। यस, आई एम हियर। आमना, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट जी। आमना का ब्लेंडर अभी चल रहा है, लेकिन हमने, चूंकि हमारे पास वक्त खत्म हो गया, इसलिए हमने ड्रिंक भी और इसकी रेसिपी भी आपको हमने दिखा दी। हमारे सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल होगी,
क्योंकि जस्ट राइट, आई होप के मुख्तसर वक्त का हमारा आज साथ था, लेकिन अच्छा रहा होगा, productive। उम्मीद करते हैं। बगदादी साहब का फॉर्मल शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपके Thank वक्त you। के लिए जी। आपसे इजाजत चाहेंगे, मुलाकात करेंगे बशर्ते जिंदगी कल इंशाल्लाह इफ्तारी के वक्त दुआ में याद अल्लाह रखें। हाफिज।